हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम लोग आज सीटेट की क्लास पढ़ेंगे। सीटेट में हम आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीटेट में प्राइमरी लेवल A1 to 5 तक के ये सेपरेट सेट है। और स्टूडेंट्स देखिए, इंग्लिश जो आती है, इंग्लिश तो कॉमन है, जो प्राइमरी लेवल में आएगी वही जूनियर लेवल में आएगी। और हिंदी भी, जो लैंग्वेज के पेपर हैं आपको मालूम होगा वो सेम है। लैंग्वेज में आपको उतनी ही तैयारी और वही सिलेबस के साथ प्राइमरी और जूनियर दोनों परीक्षाओं के लिए आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हम सीटेट के प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। ठीक, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उन तक हम ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे बेस्ट एक्सप्रेशन के साथ। देखिए, विकास शुरू होता है, क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है ये। आप भी बताते रहिए, विकास शुरू होता है, विकास कब शुरू होता है? देखिए, प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। आप भी बताते रहिए, प्रसव पूर्व अवस्था से विकास कार्य शुरू हो जाता है। दूसरा कार्य है, क्वेश्चन है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? बहुविधि सिद्धांत है, उसके अनुसार पशुओं को, खनिजों को, पेड़ पौधों को पहचानने का ये जो सिद्धांत है, इसको वर्गीकृत करना है। इस प्रकार की योग्यता को हम बुद्धि की किस कैटेगरी में रखेंगे, बताना है। तो ये है आपकी तार्किक नहीं है, भाषा बुद्धि नहीं है, स्थानिक नहीं, प्राकृतिक बुद्धि है। देखिए, मनोवैज्ञानिक बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के जो पशुओं को, खनिजों को, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता जो है वो एक प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। अगला देखेंगे, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। ठीक है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? उस सिद्धांत का नाम बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कथन है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन पढ़ के बताइए। जाति विविधता, वितरण, वृद्धि, लैंगिक विभिन्नता। देखिए, जाति विभिन्नता नहीं है, बुद्धि की वृद्धि नहीं है, लैंगिक से मतलब नहीं, बुद्धि का वितरण पर। ये जो प्रश्न है बुद्धि के वितरण पर आधारित है। ये जो कथन है, स्टेटमेंट आपका, बुद्धि का वितरण, क्योंकि सब सामान्य बुद्धि के होते हैं और प्रतिभा संपन्न कम होते हैं और मंद बुद्धि कम होते हैं। ये बुद्धि के वितरण पर आधारित है। अगला है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें इसमें क्या होगा? सही आंसर बताना है। समूह में द्वंद्व होता है? नहीं होता। उच्च नैतिक विकास भी नहीं होता, गहन प्रतियोगिता भी नहीं होती। ये इसका डी ऑप्शन होगा। उच्च, ये होगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ठीक, जो बच्चे ज़्यादा जानते हैं, अपने से जूनियर की हेल्प करते हैं, उससे उच्च उपलब्धि होती है और आत्मसम्मान विकसित होता है, इसका भाव विकसित होता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? पहले का सीखा हुआ काम नहीं करता तो ये क्या कहलाता है? जो पहली चीज़ सीखी थी उसको हम नहीं अप्लाई कर पाए, ये शून्य हो रहा है, अधिगम काम ही नहीं आ रहा है, जो सीखा पढ़ा वो यूज ही नहीं हो रहा है, ये आएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा एक बार। चलिए, यहाँ पर हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 बताना है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। चिंतन किस प्रकार की गतिविधि, प्रक्रिया या व्यवहार या परिघटना है? छठा,
देखिए, चिंतन जो होता है ये मानसिक स्तर पर होता है। चिंतन में क्या होता है, अनुभवों, कल्पनाओं और सूचनाओं का संप्रेषण होता है और उनको एक नया रूप प्रदान करता है चिंतन। इसीलिए कैसी है, संज्ञात्मक गतिविधि है। क्या हो गया, चिंतन एक संज्ञात्मक गतिविधि है। उत्प्रेक्षण के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। किस चीज़ को संवर्धित कर सकता है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के लिए। इसमें देखिए, तो इसको समझिए, एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए और प्राप्त परिणामों के आधार पर उसमें सुधार भी करना चाहिए और उसके जो उसने जो सीखा है उसका अधिगम है उसको संवर्धित करना चाहिए, यानी आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें संशोधन करना चाहिए और संपोषित करना चाहिए उसको और प्रमोट करना चाहिए। ठीक, अगला देखेंगे, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ें। इसमें किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, एक विषय से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान के साथ जोड़ना है। तो इसमें कौन सी चीज़ को इसमें बढ़ावा मिलता है ये बताना है। एक चीज़ पढ़ना है और दूसरे से कनेक्ट करना है, तो किसके साथ, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण द्वारा। ये होगा। अब इसमें समझिए, जैसे जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान से शिक्षार्थी जोड़ता है तो इसमें ज्ञान का सहसंबंध मतलब इंटर कनेक्शन हो जाता है और अंतःकरण को इसमें बढ़ावा मिलता है। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है, अपसारी बहुविधि चिंतन से। किससे संबंधित है, अपसारी बहुविधि चिंतन से। डी है। जो कठिन लगे आपको जो प्रश्न, उत्तर को उनके कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। जैसे याला है, सो सृजनात्मक मुख्य रूप से अब बहुविधि चिंतन है। अगला है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। या वह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है, मेडिकल की एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए परिश्रम कर रहा है एक विद्यार्थी, तो वह किस रूप से अभिप्रेरित है, उसका इंटरनल डिजायर है, आंतरिक इच्छा इतनी है कि मुझको डॉक्टर बनना है, उसने सोच लिया है, ठान लिया है, तो आंतरिक रूप से वह अभिप्रेरित है। अनुभव से नहीं है, बाहर से नहीं है, वैयक्तिक नहीं है, वैयक्तिक नहीं, आंतरिक रूप से। किसी कार्य को करना चाहता है कोई, उसके लिए कठिन परिश्रम करता है तो अंदर से ही प्रेरणा मिलती है। अगला 11वां नंबर है, व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है, व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है। पढ़िए ऑप्शन चारों, ऑप्शन ए सही है। देखिए समझिए इसको, व्यवहार करना सीखने के शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आता है। शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, इसके माध्यम से ही व्यवहार किया जाता है। मतलब माइंड जो कहता है उसके अनुसार ही शरीर पर नियंत्रण होता है, शारीरिक क्रियाएं होती हैं। अगर माइंड ऑर्डर ना करे, आदेश न दे, तो ये उंगली मात्र भी नहीं हिलेगी। तो यानी शब्द जो आपका सीपीयू है वो माइंड है। अगला देखेंगे, विज्ञान और कला प्रदर्शनियों, संगीत और नर्तकियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किस चीज़ के लिए है। विज्ञान और कला की प्रदर्शनियां हैं, संगीत है, नृत्य कला प्रस्तुतियां हैं और विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किस तरह का उद्देश्य के लिए होता है। इससे क्या होता है, मतलब विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाए, संगीत के प्रतियोगिताएं ले जाए, संगीत के कंसर्ट किए जाएं स्कूल में, नृत्य किया जाए, पत्रिका निकाली जाए। 12वां प्रश्न आप बताइए।
चारों ऑप्शन पढ़ा करिए, फिर बताइए। देखिए, संतुष्ट करना अभिभावक को नहीं है, नाम रोशन नहीं करना, ए सही कह रहे हैं आप, ए है होगा आपका आंसर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सीखने के भाई टीचर हैं एक, वो बच्चों को हमेशा व्यस्त रखती हैं, तो ये किस आयाम को बताता है? 13 नंबर ये हो जाएगा, सामाजिक गतिविधि से अधिगम माने सीखना होता है, सामाजिक गतिविधि से सीखना के माध्यम से। 14 नंबर देखेंगे, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा है तो उसमें बच्चे किस तरह से सीखते हैं, किस माध्यम से सीखते हैं बाल केंद्रित कक्षा में? वैयक्तिक और सामूहिक रूप से, शिक्षक से, समूह से। इसमें जो 14 नंबर का होगा, इसमें होगा बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे हमेशा, मतलब सामान्यता ऐसा होता है, वैयक्तिक रूप से सीखते हैं। वैयक्तिक रूप से, ये होगा आपका आंसर सी। अगला देखिए, पियाजे के अधिगम में संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह क्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? ये स्कीमा कहलाती है। इसको नोट कर सकते हैं, ये कथन पियाजे के अधिगम, ये जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये तो आपको समझना इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? बच्चे में सुनने की कुछ कमी है, कम सुनना ही पड़ता है, तो किस प्रकार का वो कुंठा का या किस कहाँ की मेन समस्या, मेन प्रॉब्लम का सामना करते हैं, बताना है। ए सही है। दूसरों के साथ भाई, जब सुनने में बच्चे को समस्या है तो दूसरों के साथ संप्रेषण में, आपसी बातचीत में दिक्कत होगी, सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होगी। ठीक, चलिए एक कोहलबर्ग का कथन देख लीजिए। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही और गलत जो प्रश्न है उसमें जो चिंतन प्रक्रिया होती है, उन्होंने तो कोहलबर्ग जी ने कौन सा मतलब इसको नाम दिया है? 23 नंबर बताइए। इसमें नाम दिया है उन्होंने नैतिक यथार्थवाद, नोट कर लीजिएगा, नैतिक यथार्थवाद। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता, थोड़ा बच्चा उदंड है। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। अलग है, वो बच्चा थोड़ा आक्रामक है, कोई बात पे लड़ना झगड़ना ये करता है और जो नियम हैं स्कूल के उसको नहीं मानता है, तो विद्यार्थी को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तत्काल? देखिए, उसको भावनात्मक क्षेत्र में उसकी भावनाओं को समझना चाहिए कि क्या कारण है, वो इतना ज़्यादा उदंड क्यों है, उसको भावनात्मक रूप से समझाना चाहिए। जब समकक्ष विद्यार्थियों के साथ उदंडता करता है तो नहीं मानता है, तो उसको भावनात्मक उसको मतलब उसकी फीलिंग समझ करके, उसके साथ फ्रेंड जैसा व्यवहार करके, क्या कारण है, क्यों, उसके घर का माहौल समझ करके भावनात्मक लगाव के माध्यम से उस बच्चे को मिला जा सकता है, ठीक, सुधारा जा सकता है। चलिए अगला देखेंगे, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस चीज़ में सहायता करती हैं? बताना है किस चीज़ में सहायता करती हैं। 25 नंबर,
सामाजिकरण में। इसको समझे हैं, समझा भी रहे हैं, इसके साथ साथ आप समझते भी रहें। देखिए, विभिन्न कक्षा में जो विद्यार्थियों का साथ गतिविधियाँ जो होती हैं, कराई जाती हैं, स्कूलों में होती हैं टीचर्स द्वारा, तो उनमें सीखने को सुगम बनाना है। जो अधिगम प्रक्रिया है उसको सुगम बनाना है, और ताकि ये समाजीकरण में सहायता करती हैं। हाँ, इस समाज में जो बच्चे जाते हैं, अब जैसे नृत्य है या स्टेज पे भाषण देना है, बोलना है, अपनी बात कहना है, जब इस तरह से प्रोग्राम बताए जाएंगे, कि एक्टिंग कराई जाएगी, किसी नाटक करा जाएंगे, तो ये सामाजिकरण, बच्चे में सामाजिकरण की भावना विकसित होती है। जब वो समाज में जाएगा, खुल के अपनी बात कह लेगा, इंटरव्यू में जाएगा तो खुल के अपनी बात कह लेगा। जब 100 बच्चों 500 बच्चों के सामने वो एक्टिंग करता है, डांस करता है, भाषण देता है, तो वो सामाजिकरण के लिए तैयार होता है। अगला देखेंगे। समावेशी क्या है? शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो समावेशी शिक्षा की परिभाषा बतानी है। समावेशी शिक्षा क्या है? देखिए, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, इसको समझिए। देखिए, सामाजिक समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल किया जाता है। तो उसको कैसे की शिक्षा कहते हैं? समावेशी शिक्षा। ठीक। इसमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ शारीरिक रूप से दिव्यांग शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षार्थियों को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई, अन्य विभिन्न योग्यताओं व स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को समान व उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है सामाजिक समावेशी शिक्षा में। ठीक है, फिर से इसको सुन लीजिए। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षार्थियों को, मतलब बौद्धिक उनका, उनका शारीरिक, उनका सामाजिक, और बच्चों का भाषाई और अन्य जो योग्यताएं व स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर, मतलब इसको ध्यान में नहीं रखना, सभी को, आप सीधे सब भाषा में समझें तो सभी को समान व उपयोगी शिक्षा प्रदान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा है? देखिए, इसमें आनुवंशिकता ये होता है ना, भूरी आंखें हैं तो हो सकता है किसी की व्यक्ति की, तो उसकी संतान की भी संभावना है कि भूरी आंखें हों, तो ये आनुवंशिकता है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर इंगित करती हैं? ये बताना है आपको। 28 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसको समझेंगे। इसमें यह है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, उनकी कमियों को समझना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, सीमा, अब क्वेश्चन देखेंगे हम अगला। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। दो बालिकाएं हैं एक ही कक्षा की, एक तो बहुत तेज़ी से सीख ले रही है और एक समय ले रही है। तो इसमें बताना है कि ये कौन सी विकास की प्रक्रिया और सिद्धांत है। ये बात हर बच्चे का, देखिए स्टूडेंट्स, वैयक्तिक भिन्नता होती है, सबकी सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। इसको हम क्या कहते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित में से के अंतर्गत सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, और इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें विकास को कौन से आकार देते हैं? 3, इन 4 ऑप्शन में से 3 जो है वो विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन एक ऐसा है जो विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बताना है।
देखिए शारीरिक गठन जो है वो विकास के लिए पौष्टिकता की गुणवत्ता जरूरी है, शिक्षा की गुणवत्ता से संस्कृत जरूरी है। शारीरिक गठन क्यों, तो शारीरिक गठन सबका अलग अलग होता है। कोई कुछ बच्चे अच्छे अस्पुष्ट होते हैं, हेल्दी होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ शारीरिक भिन्नता मतलब होती है सब में, ठीक है। लेकिन विकास जो है, अगर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पौष्टिकता की गुणवत्ता होनी चाहिए, हाँ, भोजन में, और शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए, बच्चे को संस्कृत प्रदान की जानी चाहिए। शारीरिक गठन इसमें नहीं आता है। तो चलिए स्टूडेंट, हमने आपको 30 क्वेश्चन बताए ये। अब हम बढ़ेंगे गणित की ओर, ठीक है। गणित के क्वेश्चन हम बता देंगे, पूरा सेट हम आपको करा रहे हैं। बच्चे भी कह रहे थे कि सर पूरा सेट एक बार में कराइए, तो सब क्वेश्चन हम एक साथ देख लें, तो हम बताए दे रहे हैं आपको, ठीक है। वैसे तो हम हिंदी इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें हम आपको समझाए दे रहे हैं। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। गणित में हम आपको केवल आंसर बता देंगे, बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हम गणित के टीचर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन, चूँकि सब क्वेश्चन बताने हैं तो हम समझा दे रहे हैं। 31 नंबर का है, कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो ये हो जाएगा आपका मुक्त अंत, डी हो जाएगा। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है? 2 के शिक्षा विद्यार्थी हैं, तो उनको सरल आकृतियाँ बतानी हैं, उनके लंबे और किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम प्रकरण कौन सा है, उपकरण बताएं। तो सबसे है जियो बोर्ड। कौन सा होता है? जियो बोर्ड। नोट कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। चलिए मैथ का अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है, ठीक है। ये सवाल दिया गया है, तो यह सवाल के लिए पूछा गया है। यह सवाल पूछने का उद्देश्य क्या है, किस लिए पूछा गया है? यहाँ 4 खंभे हैं, जिसका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर माप दिए हुए है चर। उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो इस सवाल के पूछने का क्या उद्देश्य है? सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान करना, डी होगा। 34 का देखेंगे, सबसे बड़े सर्वगुणक खंड का अंतर बताना है इसमें, आप निकालिएगा। इसमें आएगा डी ऑप्शन। 105 के गुणनखंडों की संख्या है, 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी अधिकतम? जैसे इसमें 3 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए और 7 लिख दीजिए, तो कितने गुणनखंड हो गए? इसमें 3 है। यदि समय अब 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के बाद क्या समय होगा, बताना है। ये तो सरल क्वेश्चन है आपके लिए भाई। 2:17 PM है, शाम को है, टाइम PM है, तो इसमें क्या करना है, 11.59 आपको ऐड करना है। जो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2:16 आएगा सुबह का, ठीक है। 2:16 आएगा, डी ऑप्शन है। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? इसमें होगा ए ऑप्शन। 38 नंबर ला देखेंगे, 11 इकाइयाँ हैं और 11 दहाइयाँ हैं और 11 सैकड़े किसके बराबर होते हैं? ये होते हैं, बताइए, इसमें लगा निकालिए आप। 11 इकाइयाँ कितनी हो गई, 11 दहाइयाँ कितनी हो गई, और 11 सैकड़े कितने हो गए? इसको जोड़िए, 11 इकाई, 11 दहाई और 11 सैकड़े।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आएगा आपका सी। ठीक, 509 और 3028 का योग कितना होगा, 509 3028 इसका योग कितना होगा करके देखिएगा। ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए मैथ के। बी होगा। ठीक है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। 40 का जब आप निकालेंगे तो उत्तर आएगा आपका 32। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या का हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। आपको बताना है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है। तो बताना है ब्लूम का जो संज्ञात्मक क्षेत्र है ये आपका होगा विश्लेषण, डी होगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा। गणित का एक और प्रश्न, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण में है। तो राशिद जो है भिन्न श्रेणियों को तो समझ सकता है त्रिभुज की, लेकिन तीनों कोणों का जो वो 180 अंश होता है उसके अमूर्त प्रमाण को समझने में समस्या है। तो इसका आंसर नोट कर सकते हैं, बी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, राष्ट्रीय परिचर्चा के रूपरेखा के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीय की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर इंगित करता है। 43 का बताना है आंसर, ये होगा ए ऑप्शन। ठीक, इसमें देखिए गणितीकरण होता है बच्चे की पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला चलेंगे, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं इसमें हैं। बताना है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषताएं हैं, इसको आप बताइए। ऊपर के 2 क्वेश्चन नोट करने वाले थे, इसको ये थोड़ा समझने वाला ज़्यादा है। 44 नंबर में क्या होगा, अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए, मोटी और भारी होना चाहिए, पहले अलग कर दीजिए। केवल हल्की प्रश्न, ये भी अलग कर दीजिए। अब 2 बचे, अब बताइए कौन सा होगा। सही कह रहे हैं आप, ये भी नहीं है और ये होगा बी। अच्छी पाठ्य पुस्तक में स्थितियों के माध्यम से सही संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम, राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 किस चीज़ पर बल देती है। 2005 की राष्ट्रीय परिचर्चा किस चीज़ पर बल देती है, ये क्वेश्चन। ये है, बी ऑप्शन आपका सही है। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार आधा रह जाता है। प्रश्न ये है कि ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार जो रह जाता है वो 1/3, तो 1500 किलोग्राम की जो मछली है
उसका भार कितना हो जाता है, जब सुखा देंगे तो 1/3, यानी वो कितना रह जाती है, 500 किलोग्राम की रह जाती है वो मछली। ठीक है। और मछली को ख़रीदा किस दाम पे गया है, 1500 रुपये की ताज़ा मछली है, उसको 2500 प्रति किलो के हिसाब से ख़रीदा गया है। ठीक है। 500 ग्राम तो उसका वह सुखाने के बाद है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 37,500 हो जाएगा। अब सुखाने के पश्चात कितना है, 80 रुपये में बेच देती है, तो 80 रुपये हुए सुखाने के बाद। तो ये 500 रुपये किलोग्राम, ये 500 किलोग्राम जो सुखाने के बाद इधर थी। तो अब 80 को 500 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये आएगा 40,000। ठीक। अब लाभ वास्तविक कितना होगा, ये जो आपका ये निकला हुआ था ये तो सुखाने से पहले था, और सुखाने के बाद कितना था ये। ठीक। तो अब आप माइनस कर दीजिए, 37,500 में घटा देंगे हम 4,000, 40,000। ठीक। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 2500। कितना आएगा, 2500। तो आपका उत्तर होगा बी, बी होगा आपका 2500। तो उसका शुद्ध लाभ होगा 2500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक बोतल में 700, 11 क्वेश्चन देखेंगे। 700 मिलीलीटर जूस भरा है, ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टज में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टजों की आवश्यकता होगी, कितने की होगी आवश्यकता, निकालिए इसको। ऑप्शन आएगा आपका ए। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, और 8,664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे आयतन, बक्से का निकालेंगे। बक्से का क्या निकलेगा, आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक। और भागे आएगा 4, 3 और 2 को जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 24। आयतन हमारा 24 निकल आया, 24 निकल आया। अब बक्सों की संख्या कैसे बताएंगे, इसको 8,664 को 24 से हम भाग दे देंगे। आपकी कितना उत्तर आएगा, 361 उत्तर आएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया सवाल किसकी ओर संकेत करता है। 1/3 के जो समान है, दूसरी भिन्न लिखनी है, किसकी ओर संकेत कर रहा है ये सवाल। ये बी ऑप्शन आपका सही है, बी। अगला देखिए, संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल बताना है। इसको 9 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 9 के से भाग दे के देखिए। जब आप देंगे तो आपका आंसर आएगा ए आएगा। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देती है। मतलब एक गणित की पत्रिका तैयार करने के लिए बच्चों को बढ़ावा देती है टीचर। तो ये किस प्रकार की गतिविधि है, किस प्रकार की गतिविधि है ये गतिविधि आपकी है गणित संकल्पनाओं और अनुप्रयोगों के साथ संबंध बैठाने और ज्ञान विज्ञान को साझा करने की सहायता करना। परीक्षा करना नहीं है, उपलब्ध कराना नहीं है। ए ऑप्शन है।
अगला देखिए, ये प्रश्न है, वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार एक 5 स्तर हैं: चाक्षुषी चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेजे गए हैं। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है? बी, चाक्षुषीकरण के स्तर पर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में उसको कठिनाई होती है। तो इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं कौन सी हैं? बच्चा जान ही नहीं पाता है कि संख्याओं में, संक्रियाओं में, संकेतों, घड़ी के कांटों में, सिक्कों में अंतर करने में उसको दिक्कत हो रही है। तो इसका क्या कारण है प्रमुख? इसका देखिए कारण है, ये है कमजोर चाक्षुष प्रकरण योग्यता, जिसमें चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय शामिल है। क्योंकि बच्चे का घड़ी के सुइयों में अंतर करना और इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को हल करने में कठिनाई का अनुभव करना, कि मतलब बताता है कि उसके सीखने में कमज़ोर है वो। चाक्षुष प्रकरण योग्यता उसमें नहीं है, चाक्षुष विभेदीकरण इसको प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह किस पर केंद्रित है? बताना है किस पर केंद्रित है। गतिविधियों में शामिल, ये डी होगा आपका। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको कुछ गणित के क्वेश्चन बताए, ठीक है, गणित क्वेश्चन बताए हमने आपको, थोड़ा सा मैथ की टीचर नहीं, फिर भी हमने कोशिश किया आपको कि हम इस सेट में पूरे क्वेश्चन ले लें, ठीक। अब चलिए पर्यावरण अध्ययन देखेंगे, आपके एग्ज़ाम में आएगा पर्यावरण अध्ययन। तो शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज़रूर हमारी मेहनत को सफल बनाइएगा। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती कैसा आहार लेने की आवश्यकता होती है भारोत्तोलकों को, जो बॉडी बिल्डर हैं, वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टर हैं, जिम में हैं, उनको किस प्रकार का उनके लिए भोजन उपयुक्त है? बताइए। इजी क्वेश्चन है, प्रोटीन पाउडर खाते हैं। जिम वाले को क्या खाते हैं? प्रोटीन पाउडर खाते हैं। क्रिकेटर्स हैं, एक्सरसाइज करते हैं जो हैवी है, प्रोटीन के अलग सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, ठीक है। तो भारतीय लोगों के लिए भी ज़्यादा वर्क के लिए, मांसपेशियों में जिनके ज़्यादा काम जिनको करना पड़ता है, उनके लिए प्रोटीन आवश्यक है। अगला देखेंगे, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तालाब के पानी में फिटकरी क्यों डालती है रेखा की माँ? सही ऑप्शन आपका क्या होगा? पानी को रंगीन नहीं करना, ये नहीं करना, ए और बी में से क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिगम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? खाद्य श्रृंखला जो पढ़ाते हैं उसको बताने के लिए कौन सी विधि कारगर होगी? श्याम पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये नहीं होगी। जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए
उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये विभिन्न आवासों में चलने वाली, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को इंटरनेट से भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका? खाद्य श्रृंखला मालूम है ना आपको, घास बकरी खाती है, ये चीज़ बकरी को ये चीज़ इस तरह से शेर खाता है, मानव खाता है, तो इस खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। बी। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता। तनावग्रस्त बच्चे को पहचानने का तरीका पूछा गया इसमें। बताना है, बताइए आप। डी होगा। आक्रामक व्यवहार अगर बच्चा करता है तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो तनाव में है। अति सक्रियता नहीं होगा, बहुत बात करना नहीं होगा, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता नहीं होगा। अगला देखिए, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। तो इसे तथ्य द्वारा व्याख्यातित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या कारण है? कटोरी पानी पर तैर रही है, कील डूब जा रही है, इसका क्या कारण है ये बताना है। लोहा पानी की तुलना में हल्का है, स्टील पानी की तुलना, ये कोई तुक नहीं है। लोहा पानी की तुलना में भारी है, स्टील नहीं। अब ए और बी में से बताइए कौन सा होगा। आपका होगा ए ऑप्शन। स्टील को पर कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ये सही कारण है, ए है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं को कौन सा युग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों मिलता है? जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं पेड़ पौधों में भी मिल रहा है और जीव जंतुओं में भी मिल रहा है। कौन सा ऐसा गुण है जो दोनों में है, मतलब पेड़ पौधों में भी है और जीव जंतुओं में भी है? इस क्वेश्चन के चारों विकल्प पढ़िए और बताइए। इजी क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं आपसे। प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। देखिए सी ऑप्शन होगा, इजी क्वेश्चन है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में एक कॉमन बात यह है कि वृद्धि करते हैं वो और प्रजनन करते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 संकेत बताती है। तो अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? भाई दांतों में, अंजलि की सहेली जो है दांतों में जो खराब होने से बचाने के लिए 4 तरीके बताए हैं, किसका अनुसरण करना चाहिए? कॉमन पर्सन के लिए भी क्वेश्चन है ये कि दांतों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। खाने के बाद कुल्ला जरूरी, ठीक है। इन्हें मीठा खाना से के बाद कुल्ला करें, है। मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, है ना, ये नहीं लेना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। इनेमल कम हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, नहीं, बी जरूरी नहीं है, ये काटे देना है। तो आपका हो गया ए, सी और डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ये सही है।
रेत और मक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? रेत और मक को अलग करना है। एक्चुअली में ना छूट गया इसमें, रेत और नमक के मिश्रण को अलग करना है, तो किसका उपयोग, कौन सी विधि है ये? विधि का क्रम पूछा गया है, तो आपके डी होगी ये। अगला देखेंगे 69। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? शिक्षिका ने श्वसन पाठ का जो चैप्टर था वो पढ़ाया, तो उस पढ़ाने के बाद परीक्षा का जब आयोजन करती है तो देखती है कि बच्चे जो श्वसन में और सांस लेना में फ़र्क नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? यह उसकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, नहीं पढ़ाया तो है, चैप्टर तो पढ़ाया है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं, ये भी नहीं। शिक्षिका को कक्षा में बहुत अनुशासनहीनता रहती है, सीधी क्वेश्चन है ये, डी हो जाएगा आपका, डी आंसर होगा। कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यादित नहीं किया गया है। श्वसन और सांस लेने में अंतर इसीलिए नहीं बच्चे कर पा रहे हैं क्योंकि अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताना है। डी है सरल क्वेश्चन, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे इस पर। सब्जियों को अच्छी तरह से पहले धोते हैं फिर काटना है, जो सब जगह सब लोग करते भी हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाती हैं। वायु में भार होता है के लिए निम्नलिखित 4 गतिविधियां सुझाई गई हैं, तो आपको बताना है कि इन गतिविधियों में कौन सी गतिविधि सही है और जिसका सही परिणाम आएगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी। देखिए ए और बी। खाली उल्टा पीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसके नीचे धकेलें। और होगा स्ट्रा के माध्यम से जूस खींचना। ये दो नहीं होंगे। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित 4 अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह से शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। वायु प्रदूषण पढ़ाना है तो टीचर 4 विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वायु प्रदूषण चैप्टर के लिए। तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका है वायु प्रदूषण को समझाने के लिए? इन चारों में से बताना है ये आपको कि वायु प्रदूषण को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। चारों ऑप्शन पढ़िए। बेस्ट ऑप्शन देखिए होगा वृत्तचित्र बनाना नहीं, बेस्ट पूछा गया है। प्रकरण के बाद अभ्यास करना नहीं, ये होगा आपका बी। बेस्ट पूछा गया है आपसे। देखिए वायु प्रदूषण पाठ जो है पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षक जो है 4 तरह की शिक्षण विधियां अपनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो सीखेगा बच्चा वो ये है शिक्षार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले वायु के नमूने और उसके बाद के वायु के नमूने उनको आपस में तुलना करें।
ठीक है, ये है, बी होगा आपका। ससुर पाठ कर पढ़ना ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी तरीके भी हैं लेकिन बेस्ट पूछा गया है। देखिए इसमें फिगर के माध्यम से बताया गया है। ये एक गोला है, ये बता रहा है कि जमीन में रहने वाले जीव जंतु, ठीक है, ये पानी में रहने वाले हैं, ठीक है, और ये अंडे देने वाले हैं। तो एक्स बताना है कौन सा किस चीज़ को शो करेगा। एक्स ऐसे जानवर जो ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और अंडे भी देते हैं। तो ऐसे कौन सा जानवर है? मछली नहीं है, शार्क भी नहीं है, मगरमच्छ है जो ज़मीन पे भी रहता है, मगरमच्छ पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है। तो सबको कवर करेगा, एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तीनों बताने हैं। मछली घर में हवा वाला पंप रखा क्यों जाता है? मछली घर में ऑक्सीजन दी जाती है एक्वेरियम में, ठीक है, क्यों? देखिए पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे इसलिए रखा जाता है। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए, ताकि मछलियों को ऑक्सीजन मिलती रहे, इसलिए हवा वाला पंप एक रखते हैं। ठीक, अगला देखेंगे। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी कैसा है? पहले उबले में रखना है, फिर कमरे के तापमान पे रखना है, फिर ठंडे किए गए पानी के एक्वेरियम में डाला जाता है तो मर जाती है। ये तापमान का जो परिवर्तन हो रहा है मछली के लिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी। क्योंकि मछली घर का पानी जो है वो खनिज रहित है। ठीक, जलीय जीव जो होते हैं अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर ही निर्भर करते होते हैं। क्योंकि जल को उबालने से भाई उसके खनिज नष्ट हो गए, तो ऐसी दशा में जल से युक्त एक्वेरियम में मछली मर जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की गणना करती है। कुछ खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखा जा सकता है। तो उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? प्रश्न देखेंगे कायदे से। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? वह कौन सी ऐसी चीज़ है बी के अंतर्गत जिसको गीले कपड़े में लपेट देती है ताकि वो अधिकतम समय तक चले और ख़राब ना हो? ये मतलब है। काजू बर्फी नहीं है, प्याज लहसुन नहीं है, पका हुआ चावल नहीं है। सरल क्वेश्चन है, हरा धनिया। लेकिन कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? घर्षण के उदाहरण पढ़ाते समय जो बताए गए हैं उदाहरण, उसमें से कौन सा उदाहरण गलत है? घर्षण का उदाहरण नहीं है। जूतों में जमीन, ये है घर्षण। ब्रेक लगाने पर घर्षण है। पेन की नोक पेपर के बीच घर्षण है, इसमें नहीं है। ये बी क्वेश्चन, ये जो है ना, ये आपका गलत है। ठीक, बी होगा।
82 देखिए, सभी बड़े शहर शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। सही बात है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं। शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से कौन सा ऐसा माध्यम जिससे अपना सहयोग दे रहे हैं? वायु प्रदूषण करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? 82 नंबर बताना है। इसमें जो अधिकतर चालू विकल्प आप देखिए, ये नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या वायु में, तो ये प्रश्न पूछता है। अब नीचे है, शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? वायु हर जगह के लिए 4 कथन दिए हैं, तो ये इस चारों माध्यम से कौन सा कौशल बच्चों में विकसित होगा? सी होगा, अवलोकन कौशल विकसित होगा। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावशाली होगी? औसत से कम 4 विद्यार्थी हैं, तो उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान अगर लाना है तो कौन सी रचना सबसे अधिक अच्छी है? औसत से कम है, बिलो एवरेज बच्चे हैं। 85 में से क्या होगा आंसर? अगली पंक्ति में बैठाना नहीं है, ये नहीं है उत्तर। घर पर अतिरिक्त काम देना भी नहीं है। सुनिश्चित करना नहीं है, ये है ए ऑप्शन। भाई, कमज़ोर बच्चों की पहचान करें और उनके सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? देखिए, सबसे पहले क्रम दिया है, इसमें डी ऑप्शन नहीं आ पाया है, जो एक्चुअली में सही उत्तर है। संतुलित प्रश्न पत्र बनाना है तो उसके लिए देखिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। चूँकि स्टूडेंट्स इसमें डी ऑप्शन आया नहीं है, तो हम इसी में से बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले संतुलित प्रश्न पत्र बनाना है तो सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार करना है। क्या होगा? डिजाइन तैयार करना। ठीक है, डिजाइन नंबर तैयार करना नंबर 1 होगा संतुलित प्रश्न पत्र के लिए। ये ए बी सी में सही नहीं है, डी ऑप्शन जो होगा, चूँकि आया नहीं इसमें, हम आपको बता रहे हैं। डिजाइन तैयार करना सबसे पहले प्रश्न पत्र के लिए सही है। फिर क्या होगा? उसका ब्लू प्रिंट तैयार करना। क्या होगा? नंबर 2 पे होगा ब्लू प्रिंट, रूपरेखा तैयार करना। नंबर 2 होगा डिजाइन तैयार करना है, फिर रूपरेखा तैयार करना है, फिर प्रश्न लिखना है। क्या होगा? नंबर 3 पे हो जाएगा ये, नंबर 3 प्रश्न लिखना। लिखना, उसका संपादन करना, और फिर उसके सबसे आखिरी में आता है अंक योजना करना। क्या होता है? अंक योजना करना। तो फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। संतुलित प्रश्न पत्र के लिए सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार करना होता है, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, ठीक है, रूपरेखा बनाना। फिर प्रश्न लिखना और संपादन करना, फिर आखिरी में कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको बताया, कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया, कुछ क्या काफ़ी क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, तो 1 घंटे का वीडियो भी हो गया ये। तो ये है कि स्टूडेंट, हमने आपको इसमें कवर किया, हमने आपको कि बाल विकास,
एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन बताए आपको, गणित के भी कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताए, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं बाकी, और हमने आपको बताया पर्यावरण का। ठीक, अच्छे क्वेश्चन हैं, तैयार करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करिए इसको, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कराइए, और हम इसी तरह से क्लास देते रहेंगे। बस ये है कि आप साथ दीजिए हमारा। फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।